यादव सक्सेस अड्डा फॉर यू चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, लेक्चर 2 तक हो चुका है। आज हम लोग लेक्चर 3 पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में हमने देखा था कि हमारा जो P बराबर आया था फार्मूला निकल के वी आई आया था और आया था आई स्क्वायर आर आया था और क्या आया था वी स्क्वायर बाई आर और सभी का मात्रक क्या हुआ था वाट। ठीक, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे का टॉपिक। ठीक, तो हमारी अगली हेडिंग है वैद्युत ऊर्जा। वैद्युत ऊर्जा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक, तो वैद्युत ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा वोल्टेज, धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होती है। क्या होती है? वैद्युत ऊर्जा जो होती है वोल्टेज, धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होती है। जो इसका वैद्युत ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ठीक, और इसको हम लोग वैद्युत ऊर्जा को हम लोग किस में दिखाते हैं? यूनिट में kWh। ठीक, इसको जो यूनिट होती है kWh मतलब किलोवाट घंटा। ठीक है, जो हम लोग देखे होंगे, हम लोग डोमेस्टिक जो हमारा मीटर लगा होता है घर पे, उसमें लिखा होता है जो उसकी ऊर्जा मापने की इकाई होती है, क्या होती है? किलोवाट घंटा होती है। ठीक है, तो हम लोग वैद्युत ऊर्जा बराबर VIT। ठीक, क्या होता है? वैद्युत ऊर्जा बराबर VI और T। क्लियर? ठीक, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसके आगे हम लोग चलेंगे क्या? किलोवाट घंटा और किलो कैलोरी में संबंध देखेंगे क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किलोवाट घंटा तथा किलो कैलोरी में संबंध। किलो कैलोरी में संबंध। ठीक, तो हम लोग देखते हैं आगे इसमें। तो हम लोग जानते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर तो 1 किलोवाट, किलोवाट क्या हो जाएगा? 1000 वाट। ठीक, इनटू घंटा, 1 घंटे में कितना सेकंड? 3600 सेकंड। ठीक, अब देखो इन दोनों का गुणा करो तो क्या हो जाएगा? 36 गुणे 10 की पावर 5, चूँकि 3 जीरो इधर 2 इधर 5, 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा? वाट सेकंड। ठीक, 36 गुणे 10 की घात 5, ये हमारा क्या आ गया? वाट सेकंड आ गया कि किलोवाट, या फिर इसको क्या लिख सकते हो? जूल भी लिख सकते हो। मगर हमें निकालना क्या है? किलोवाट घंटा और किलो कैलोरी में संबंध। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 3.6 गुणे 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं। और हमें इसको पहले किलो कैलोरी से पहले इसको कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं? 4.186 से भाग कर देते हैं। चूँकि इससे भाग दे देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कैलोरी में। और कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हमें कैलोरी में नहीं किलो में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1000 से और भाग दे देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? किलो कैलोरी में। इसको भाग देने के बाद हमारा क्या आएगा? इसमें 860 किलो कैलोरी। कैलोरी। ठीक, कैलोरी आएगा कितना? 1 किलोवाट घंटा बराबर 860 किलो कैलोरी। ठीक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बस आपको यही याद रखना है 1 किलोवाट घंटा में कितने कैलोरी? 860। ठीक, क्लियर? तो हम लोग इसके आगे चलते हैं। ये बहुत छोटा टॉपिक है। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, तो इसमें हम लोग इसको थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं क्या होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, जब हम किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? तो उस चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। जब उस चालक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा तो क्या होगा? वो धारा को अपने मार्ग से जाने में अवरोध उत्पन्न करेगा, मतलब रुकावट उत्पन्न करेगा।
तो उस धारा को जाने के लिए क्या होगा, एक अतिरिक्त हमें क्या लगाना पड़ेगा, विभवांतर लगाना पड़ेगा। उसके विरुद्ध, उस प्रतिरोध के विरुद्ध कार्य करने के लिए, जैसे धारा उसमें से फ्लो हो जाए, हमें विभवांतर लगाना पड़ेगा, जिसके कारण उसमें अंदर से धारा फ्लो होगी। मगर इसके कारण क्या होगा, जब धारा फ्लो होगी और चूंकि उसमें प्रतिरोध है कंडक्टर में, तो क्या होगा, उसके अंदर में उष्मा उत्पन्न हो जाएगी। इसी को कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। अगर इसकी एक लाइन में परिभाषा देखी जाए तो क्या होगा, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उस चालक में उत्पन्न होने वाली उष्मा को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक में उत्पन्न होने वाली उष्मा को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने में चालक में उत्पन्न होने वाली उष्मा को विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये उष्मीय जो हमारा ये उष्मा उत्पन्न हो रही, किसके कारण हो रही है, उस चालक में जो प्रतिरोध है उसके कारण उत्पन्न हो रही है। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। अब इसका हम लोग थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं, क्या होगा, कैसे निकल के आएगा। ठीक, तो हम लोग लेते हैं छोटा सा, मान लेते हैं कि एक चालक है, मानो देखो, माना एक चालक है, चालक का प्रतिरोध क्या है, R। चालक का प्रतिरोध R है, उस चालक में I एम्पियर की धारा कितने समय तक, T समय तक प्रवाहित की जाती है। एक चालक जिसका प्रतिरोध R है, उसमें I एम्पियर की धारा T समय तक प्रवाहित की जाती है। तो धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, उसमें चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध जब कार्य किया जाएगा तो उसमें व्यय उष्मा या ब्रैकेट में किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य को किससे दिखाते हैं, W से। क्या होगा, W बराबर विभवांतर गुणे आवेश। यही भी तो डिपेंड करता है कार्य, क्योंकि हमने पढ़ा दिया है पीछे वोल्टेज B बराबर क्या होता है, W/Q। Q क्या है, आवेश है, B क्या है, कार्य है, ये विभवांतर है। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे क्या होगा, आवेश। तो हमने कार्य बराबर देखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विभवांतर इंटू आवेश। ठीक, या फिर लिख सकते हो आवेश की मात्रा। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा, आवेश की मात्रा। अब हम लोग देखो W बराबर क्या हो गया, विभवांतर किससे दिखाते हैं, B से, और ये हो गया Q, और Q बराबर क्या होता है, IT ना। Q बराबर क्या होता है, IT, चूँकि Q बराबर हमने पढ़ा है IT। ठीक, Q बराबर IT होता है। तो अब W बराबर क्या हो गया, VIT। ठीक, कैपिटल में लिख देते हैं VIT, ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, जूल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसमें आगे क्या आएगा। ठीक, आगे देखते हैं, आगे देखो। अब ये हो गया, इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब दूसरा समीकरण हम लोग देख लेते हैं। अब देखो, जब ये समीकरण 1 में ओम के नियम से, देखो ओम के नियम से क्या होता है, B बराबर IR, B बराबर IR होता है। अब देखो V के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, IR। देखो समीकरण 1 में V है, B के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे, IR। तो क्या हो जाएगा, W बराबर IR और फिर I इंटू T, या फिर क्या हो जाएगा, I 2 बार है तो I² RT, ये क्या हो जाएगा W। ये हमारा हो गया ये हमारा क्या हो गया, W। ये भी कार्य है, क्या है, I² RT की। ये आया हमारा वोल्टेज, धारा और समय के फॉर्म में। और हमारा दूसरा जो कार्य हुआ, दूसरा आया वो धारा, प्रतिरोध और समय के फॉर्म। इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल होगा। ठीक,
ये हो गया। अब हम लोग यहीं पे तीसरा देख लेते हैं। अब फिर पुनः इस बार क्या करेंगे, हम लोग आई को गायब करेंगे, ठीक है। पुनः आई बराबर बी अपान आर से। अब देखो समीकरण एक फिर देखो, डब्लू बराबर ये क्या लिखा, वी को रहने दो, आई के स्थान पे क्या लिख देंगे, बी अपान आर इंटू टी तो रहेगा ही, तो क्या आ जाएगा, डब्लू बराबर वी स्क्वायर आर इंटू टी। ये भी क्या हो गया, ये भी हमारा मात्रक हो गया जूल। देखो 3 रिलेशन निकल के आए। एक हमारा पहला आया वी, जो हमारा व्यय या किया गया कार्य है वो आया बी आई टी, और दूसरा हमारा आया डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और जो हमारा तीसरा आया डब्लू बराबर भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, ये तीनों में से आपको देखना है कि हमारा न्यूमेरिकल आएगा वो किस फॉर्म में दिया है। अगर उसमें वी आई टी दिया है तो ये फार्मूला लगा देना, अगर आई आर और टी दिया है तो ये लगा देना, और वी आर और टी दिया है तो ये फार्मूला। ठीक है, एकदम आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबका साथ में लिख दे रहे हैं एक जगह पे क्या होगा। ठीक है, सबका एक साथ में लिख दे रहे हैं क्या होगा। ठीक, तो जैसे अब हमने लिख दिया, देखो ये हमारा क्या आया कार्य, डब्लू बराबर वी आई टी, दूसरा हमारा आ गया आई स्क्वायर आर टी, हमारा तीसरा हो गया बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्लियर, तीनों फार्मूले सब कार्य के हैं, बस खाली आपको देखना है कौन सा सवाल में क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको फार्मूला रखना है। ठीक, ये हो गया हमारा जूल। क्लियर, अब इसमें हम लोग देखो, हम लोग जानते हैं कि जो किया गया कार्य होता है वही क्या होता है, ऊष्मा में परिवर्तित होता है। ठीक है, जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, ऊष्मा में परिवर्तित होता है। तो किया गया कार्य ऊष्मा में परिवर्तित होगा, तो ये किया गया कार्य है यही ऊष्मा में परिवर्तित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लो मन करे, जो किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है, तो क्या हो जाएगा, जो किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में परिवर्तित होता है तो एच से दिखा दो, एच बराबर, चूंकि किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में आ गया तो एच बराबर हो जाएगा, तो एच बराबर भी वही हो जाएगा वी आई टी, या फिर आई स्क्वायर आर टी, या फिर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर टी। ठीक, ये भी ये ऊष्मा के फॉर्म में हो गया। इसका भी मात्रक, ऊष्मा का मात्रक भी क्या होता है, जूल। अगर कोई पूछ ले बीमा क्या होगी, तो बीमा भी याद रखना, साइंस का है Ml2T-2। क्लियर, अब हम लोग आगे चलेंगे। ठीक, आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे, अगर इसको हमारा जूल है, कैलोरी में अगर आपको कह दिया जाए कैलोरी में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो ये फार्मूला आएगा इसी में 4.18, 4.18 या 4.18 से आप भाग दे देना, ये जूल के स्थान पे क्या आ जाएगा, कैलोरी आ जाएगा। क्लियर, ठीक, ये हमारा समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बस यहाँ से आगे हम लोग चलेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट एक नियम है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, जूल का नियम। चूँकि यहीं से जूल का नियम निकल के आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक जूल का नियम। ठीक है, तो अगली हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं, आप लोग समझते चलिएगा, जहाँ भी दिक्कत आएगी पूछ लेना कमेंट करके, फिर बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो हम लोग अगला जो हमारा नियम है, अगला जो नियम है ऊष्मीय प्रभाव के संबंध में जूल के नियम, जूल के नियम। ठीक, ऊष्मीय प्रभाव के संबंध में जूल के नियम, तो इसमें क्या लिखोगे, पहले यही लिखोगे ना, हम जानते हैं कि H बराबर क्या जानते हो, आई स्क्वायर आर टी, ये तो जानते हो ना सभी लोग, अभी हमने आगे पीछे पे पढ़ाया थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी। अब जूल इसके संबंध में, ऊष्मीय प्रभाव के संबंध में जो जूल ने नियम दिया हो, कितने दिए हैं, 3। कितने नियम हैं, 3 नियम। जूल ने 3 नियम दिए हैं। क्लियर,
तो जूल ने 3 नियम दिए हैं, तो हम लोग एक एक नियम करके देखते चलेंगे, एक एक नियम बहुत आसानी से समझते चलेंगे, बहुत सिंपल सा इनका नियम है। ठीक है, तो हम लोग डालेंगे प्रथम नियम। ठीक, कौन सा? प्रथम नियम। जूल का प्रथम नियम क्या है? एकदम ध्यान से सुनना। जूल का प्रथम नियम क्या है? जूल का प्रथम नियम है, यदि किसी चालक का प्रतिरोध, यदि किसी चालक का प्रतिरोध तथा समय को नियत कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, देखो यहाँ से फार्मूला देखो, यदि कोई चालक है, उस चालक का प्रतिरोध तथा समय का है t, दोनों को क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए, तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक, फर्स्ट नियम क्या है? यदि किसी चालक का प्रतिरोध तथा समय को नियत कर दिया जाए तो उस चालक में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जूल के नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है, तो 3 विकल्प गलत दिए हैं, चौथा विकल्प में आपको एक विकल्प ये मिलेगा, H समानुपाती I²। ठीक है, याद हो गया होगा आप लोग को। ये कब हुआ? प्रथम नियम में, H प्रोपोर्शनल I² ब्रैकेट में जब R तथा T मतलब प्रतिरोध तथा समय क्या हो? नियत हो। ठीक, प्रतिरोध तथा समय नियत हो, तब ये कंडीशन लागू होगी। ठीक है, अब हम लोग दूसरे नियम पे चलते हैं, एकदम सिंपल सा है, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में क्या है? तो जूल के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? यदि किसी चालक में बहने वाली धारा तथा समय को नियत कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होती है। ठीक है, तो एकदम सिंपल सा है, बस आप लोग देखते चलिए। देख, इसमें क्या कह रहा है दूसरे नियम में? यदि किसी चालक में बहने वाली धारा तथा समय को नियत कर दिया जाए तो चालक में उत्पन्न होने वाली जो ये ऊष्मा है ये क्या होगी? प्रतिरोध के सीधे समानुपाती होगी, अर्थात क्या होगा? H प्रोपोर्शनल R। ठीक, H प्रोपोर्शनल R होगा। कब होगा? जब I तथा T क्या हो? नियत हो। क्लियर? दूसरा नियम भी समझ में आ गया होगा। और जूल का सबसे लास्ट और आखिरी नियम क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नियम में बहुत सिंपल सा है, उसमें को सब सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, तो तीसरा नियम हम लोग देखते हैं, तृतीय नियम। तृतीय नियम, ठीक है, जूल का तृतीय नियम। तृतीय नियम क्या होगा? तो जूल के नियम के अनुसार यदि किसी चालक में बहने वाली धारा तथा उसका प्रतिरोध नियत कर दिया जाए तो उस चालक में उत्पन्न होने वाली ऊष्मा समय के सीधे समानुपाती होती है। कब? जब उसमें बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध क्या हो? नियत हो। ठीक है, लिख दे रहे हैं, देखो इस नियम के अनुसार जब किसी चालक में बहने वाली धारा का क्या है? I तथा प्रतिरोध R को नियत कर दिया जाए तो चालक में उत्पन्न
होने वाली ऊष्मा समय के सीधे समानुपाती होती है। अर्थात क्या होगा, H प्रोपोर्शनल T। क्या होगा, H प्रोपोर्शनल T। इसका मतलब और कब होगा ये H प्रोपोर्शनल T, जब I तथा R क्या है, नियत। ठीक, I तथा R क्या है, नियत है। ठीक है, तो तीनों नियम इनके समझ में आ गए हैं। जूल के बहुत सिंपल सा नियम था, हमने बहुत सिंपल वे में आप लोगों को बताया। आप लोग को मज़ा भी आया होगा इस सेशन में। ठीक है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आप लोग जितना लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ही हमारा हौसला बढ़ेगा। हम और बढ़िया से इसको बताते चलेंगे। और हमारी जो वीडियो का टाइम है आने का, वो सुबह मॉर्निंग में 8 AM पर आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। सुबह मॉर्निंग में एग्जैक्ट 8 बजे वीडियो आ जाएगी। ठीक है, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग को ऐसे अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।